गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस हैं लिटरेरी एज से रिलेटेड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड है और इससे रिलेटेड हम यहाँ पे 30+ MCQs डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ में भी हमने जो हैं लिटरेरी एजेस पे जो हैं MCQs बनाए हुए हैं, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है लिटरेरी एजेस की अगर बात करें। इसके अतिरिक्त अन्य जो टॉपिक्स हैं लिटरेचर के, उन पे भी हमारी कोशिश जारी है। राइटर वाइज भी हमने वीडियोज़ बना रखी हैं, उनके वर्क्स पे भी बना रखे हैं और कुछ वीडियोज़ ऐसी भी हैं जैसे कुछ पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड वहाँ पे वीडियोज़ भी बना रखी हैं। सेम ईयर पे पब्लिश्ड वर्क से रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स, ग्रामर, आपको हर एक टॉपिक यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप भी अगर किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या लिटरेचर या ग्रामर या स्पोकन इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, अलग अलग लिटरेचर की अलग मिलेगी, ग्रामर की अलग। हर एक टॉपिक को वहाँ पे बारीकी से कवर करने की कोशिश की जा रही है। इन फ्यूचर और भी आपको मज़ेदार यहाँ पे वीडियोज़ मिलेंगी, एक से बढ़कर एक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें MCQs ऑन मॉडर्न पीरियड हैं हमारे पास। और इसमें पहले नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है, हु सक्सीडेड क्वीन विक्टोरिया आफ्टर हर डेथ इन 1901। और जो क्वीन विक्टोरिया हैं उनको किसने सक्सीड किया उनकी डेथ के बाद, यानी कि सिंहासन पे कौन बैठा, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब अगर बात करें क्वीन विक्टोरिया से रिलेटेड जो एज है लिटरेचर में, वो उस एज को बोला जाता है विक्टोरियन एज। और विक्टोरियन एज की टाइम पीरियड की बात करें तो 1837 से लेके 1901 तक ये एज चलती है, विक्टोरियन एज। और विक्टोरियन एज के बाद यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया के बाद कौन जो है सिंहासन पे बैठता है, राजगद्दी पे बैठता है। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। आप अपना करेक्ट आंसर आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। और इसके साथ साथ जो है ये जो मॉडर्न पीरियड का मतलब यहाँ पे एक मॉडर्न एज से नहीं ले रहे हैं हम, जैसे कि इससे पहले की वीडियो में भी हमने बताया था EGMPS करके हमने उस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताई थी 20th सेंचुरी की अगर लिटरेचर को हम डिवाइड करें तो एडवर्डियन, जॉर्जियन, मॉडर्न, इसके अलावा पोस्ट मॉडर्न। और इसके अतिरिक्त बात करें तो C है यहाँ पे कंटेम्प्रेरी है, सॉरी MPC करके है। तो ये क्लासिफिकेशन है 20th सेंचुरी का। तो इसमें हम मॉडर्न एज की बात नहीं कर रहे हैं, हम मॉडर्न पीरियड यानी कि पूरा लिटरेचर 20th सेंचुरी को एक मॉडर्न पीरियड के रूप में यहाँ पे ले रहे हैं और उससे रिलेटेड यहाँ पे MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। एडवर्ड 7 जो थे ये जो हैं क्वीन विक्टोरिया को सक्सीड करते हैं। अब इनके नाम पे आपने सुना होगा एडवर्डियन एज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है क्वीन विक्टोरिया रेन्ड फॉर। तो क्वीन विक्टोरिया ने कितने साल के लिए शासन किया, इनका जो शासन काल रहा वो कितना लंबा रहा। तो आप देख सकते हैं 1837 से लेके 1901 तक, 1901 तक ये रही। 1901 में इनकी डेथ हो जाती है। तो आप सीधे सीधे लगाइए 64 ईयर्स का इनका जो है टाइम पीरियड रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 64 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन डिड बोर वॉर एंड। तो बोर वॉर जो है उसकी समाप्ति कब हुई ये पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें बोर वॉर के एंड की तो 1902 में ये समाप्त हुआ, 31 मई 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्स डी लिबरे मीन्स क्या होता है। वर्स डी लिबरे, लिबरे का मतलब है लिबर्टी से, यानी कि फ्रीडम, जिसमें वर्स फ्री हो जाए, वर्स के बिना जहाँ पे काम किया जाए, जहाँ पे मीटर का भी यूज ना किया जाए। एक तो ऐसा होता है जिसमें राइम नहीं होती है, ओनली मीटर होता है, ओनली वर्स होता है, उसको ब्लैंक वर्स बोलते हैं। ब्लैंक वर्स का मतलब सिर्फ वर्स है, उसमें कहने का मतलब है। अब जहाँ पे ना वर्स दिखे आपको और राइम भी देखने को ना मिले तो इसको बोलते हैं फ्री वर्स। इसको क्या बोलेंगे, फ्री वर्स बोलेंगे। और वर्स डी लिबरे का मतलब होता है फ्री वर्स। और फ्री वर्स के फादर के रूप में किसको जाना जाता है ये आप बताएंगे। लीव्स ऑफ ग्रास उनकी पोइट्री कलेक्शन का नाम है। हमने इससे पहले वाली वीडियोज़ में ये क्वेश्चन बताया हुई है, फादर ऑफ फ्री वर्स के नाम से किसको जाना जाता है। अमेरिकन पोइट हैं, इतना भी आपके लिए हिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ऑस्कर वाइल्ड वर्कड एज द एडिटर ऑफ। ऑस्कर वाइल्ड जो हैं ये इन्होंने काम किया है एक एडिटर के रूप में, एक संपादक के रूप में, किसके, द वीमेंस वर्ल्ड करके हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। आप देख सकते हैं, बैथशेबा एवर्डीन इज द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर। अब बैथशेबा अगर बात करें, बैथशेबा एवर्डीन जो हैं एक क्या हैं, सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर हैं हार्डी के किस में, कौन से नोवेल में अगर बात करें तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो बैथशेबा हैं, बैथशेबा एवर्डीन हैं, वो सेंट्रल कैरेक्टर हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक पेस्ट्रल नोवेल है, 1874 में पब्लिश हो रखा है, 1874। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्टासिया इज अ करेक्टर। स्टासिया जो है करेक्टर है, तो कौन से उसमें है, कौन से नोवेल में है? ये भी टॉमस हार्डी का ही एक नोवेल है, उसमें ये करेक्टर हैं, तो कौन से नोवेल में हैं ये बताना है हमें। तो नोवेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें जो हमारे पास सी है, ये करेक्ट हो जाएगा। रिटर्न ऑफ द नेटिव करके है, रिटर्न ऑफ द नेटिव, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। और ये पब्लिश कब हो रखा है? रिटर्न ऑफ द नेटिव जो पब्लिश हो रखा है, ये इनका 6th पब्लिश्ड नोवेल है, 6th पब्लिश्ड नोवेल है और 1878 में ये पब्लिश हो रखा है। कब हो रखा है? 1878 में ये पब्लिश हो रखा है। और कौन से नंबर का है? 6th पब्लिश्ड नोवेल। ऑस्कर वाइल्ड थे, क्या थे ऑस्कर वाइल्ड? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डिकेडेंट थे ऑस्कर वाइल्ड। और डिकेडेंट का मतलब क्या होता है? डिकेडेंट का मतलब अगर बात करें तो मार्क्ड बाय डिके और डेक्लाइन, जो पतन की ओर होता है, पतनोमुखी बोलते हैं जिसको, उसको बोला जाता है डिकेडेंट। ऑस्कर वाइल्ड को फादर ऑफ जो है एस्थेटिक मूवमेंट कहा जाता है, फादर ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक मूवमेंट की अगर बात करें, उसमें अगर इनके वर्क्स, इनके अगर जो इनके अपने वर्क्स हैं, उसमें जैसे कि आपने सुना होगा इनके वर्क्स के बारे में, जैसे पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे करके इनका एक वर्क है, पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। एंड इसके अलावा दूसरा वर्क जो है इम्पोर्टेंट ऑफ बीइंग अर्नेस्ट करके इनके वर्क्स हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है। टॉमस हार्डी वॉज रिगार्डेड एज एन, टॉमस हार्डी को माना जाता है, क्या माना जाता है? पैसिमिस्ट इनको माना जाता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निराशावादी जिसको बोलते हैं, निराशावादी, पैसिमिस्ट इनको माना जाता है। जैसे एक ऑप्टिमिस्ट होते हैं, एक पैसिमिस्ट होते हैं। ऑप्टिमिस्ट वो उस व्यक्ति को कहा जाता है वन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ एनीथिंग, और पैसिमिस्ट उसको माना जाता है वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ एनीथिंग, जो किसी चीज़ की डार्क साइड को देखता है उसको पैसिमिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। नेम ऑफ द वर्क ऑफ ऑस्कर वाइल्ड दैट ही रोट वाइल सर्विंग अ जेल टर्म। अब यानी कि ऑस्कर वाइल्ड की बात करें तो उन्होंने एक वर्क लिखा अपना जब वो उनको जेल हुई थी, जेल इनको 2 साल के लिए हुई थी। अगर बात करें 1895 में ऑस्कर वाइल्ड को चार्ज किया गया था, वह चार्ज्ड ऑफ इमोरल होमोसेक्सुअल कंडक्ट के लिए इनको जो है जेल हुई थी। फॉर ही हैड टू सर्व अ जेल टर्म फॉर 2 years, 2 साल के लिए 1895 में इनको जेल हुई थी। तो उस दौरान इन्होंने एक वर्क लिखा था, जो वर्क क्या है आप देख सकते हैं, डी प्रोफाउंडिस करके इनका वर्क है। और डी प्रोफाउंडिस जो वर्क है, इस वर्क की अगर बात करें, इसका जो ये लैटिन में है डी प्रोफाउंडिस, और इसकी अगर इंग्लिश मीनिंग की बात करें फ्रॉम द डेप्थ्स यानी कि गहराई से कहने का मतलब है, ये इसकी मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं। विच वॉज टॉमस हार्डीज फर्स्ट नोवेल दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1871। तो टॉमस हार्डी का कौन सा पहला नोवेल है जो 1871 में पब्लिश हुआ? तो वो था डेस्परेट रेमेडीज करके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। इम्प्रेशन दी थिएटर बाय ऑस्कर वाइल्ड इज इम्प्रेशन दी थिएटर करके जो ऑस्कर वाइल्ड का वर्क है, ये किस टाइप का वर्क है? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पोइटिक वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बाइज द वाइफ ऑफ हेंचर्ड। तो कौन खरीदता है हेंचर्ड की जो वाइफ है इन मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में? तो हमारे पास ऑप्शन 4 है यहाँ पर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, न्यूसन करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14th, व्हाट निकनेम हैज़ हार्डी गिवन टू दी क्वेरलसम गर्ल। तो कौन सा निकनेम जो है हार्डी ने दिया एक क्वेरलसम गर्ल यानी कि झगड़ालू लड़की को, कार डार्स हु फाइट्स विद टेस्ट, जो टेस्ट के साथ क्या करती है, फाइट करती है। तो ये इसका आंसर हमें यहाँ पे बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्वीन ऑफ सेड्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वीन ऑफ सेड्स। क्वीन ऑफ सेड्स विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15th, आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ ऑस्कर वाइल्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो आइडेंटिफाई करना है ऑस्कर वाइल्ड के वर्क को इनमें से। तो ऑस्कर वाइल्ड का जो वर्क है वो कौन सा है, द हैप्पी प्रिंस करके है, एक स्टोरी है जो कि NCERT की अगर क्लास 9th की बुक की बात करें तो उसमें ये देखने को मिलता है हमें हैप्पी प्रिंस के बारे में। हैप्पी प्रिंस से रिलेटेड स्टोरी है, अगर आपने पढ़ी नहीं है अभी तक तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द क्रिटिक एज आर्टिस्ट वॉज रिटन बाई। तो क्रिटिक एज आर्टिस्ट वॉज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17th है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नेवर अ पोएट लॉरेट। तो कौन इनमें से कभी भी पोएट लॉरेट नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर हेनरी न्यूबोल्ट। अगर बात करें जॉन मेसफील्ड जो हैं ये भी पोएट लॉरेट रहे हैं, और नेक्स्ट अगर बात करें टेनिसन भी रहे हैं, रॉबर्ट ब्रिजेस भी रहे हैं। तो पोएट लॉरेट कौन नहीं रहे, तो इनकी अगर बात करें तो ये हैं हेनरी न्यूबोल्ट। अगर बात करें जॉन मेसफील्ड की तो ये पोएट लॉरेट कब से कब तक रहे हैं, ये 1930 से लेके 1967 तक रहे हैं, 1930 से लेके 1967 तक ये पोएट लॉरेट रहे हैं। और लॉर्ड टेनिसन की बात करें तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद 1850 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है उसके बाद 1850 से लेके 1892 तक ये पोएट लॉरेट रहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए। रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा भी इनको कहा जाता है। और रॉबर्ट ब्रिजेस की बात करें तो रॉबर्ट ब्रिजेस जो हैं 1913 में ये पोएट लॉरेट बनते हैं। और अगर 1813 में पोएट लॉरेट की बात करें तो कौन बनते हैं, रॉबर्ट सदे। 1813 से लेके 1843 तक रहते हैं रॉबर्ट सदे, 1843 से लेके 1850 तक रहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, H.G. वेल्स वॉज द सन ऑफ प्रोफेशनल। तो किसके सन थे ये, तो ये थे क्रिकेटर के, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। H.G. वेल्स यानी कि जिनको फादर ऑफ साई-फाई भी कहा जाता है, शॉर्ट में फादर ऑफ साई-फाई भी इनको कहा जाता है। साई-फाई का है मतलब पूरा नाम, साई का मतलब है SCI का मतलब होता है साइंस, और फाई यानी कि फिक्सन, साई-फाई यानी कि साइंस फिक्सन, साइंस फिक्सन के फादर के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19th है, द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन एंड द वर्ल्ड ऑफ द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स आर H.G. वेल्स। तो H.G. वेल्स के ये किस टाइप के वर्क हैं, फैंटेसीज हैं, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हैं, फैंटेसीज हैं। और फैंटेसी का मतलब होता है द फैकल्टी और एक्टिविटी ऑफ इमेजिंग इम्पॉसिबल और इम्प्रोबेबल थिंग्स, यानी कि एक ऐसी फैकल्टी है, एक ऐसी एक्टिविटी जो इमेजिन करती है किसी इम्पॉसिबल वर्क के बारे में या इम्पॉसिबल थिंग्स के बारे में, तो उसको बोला जाता है फैंटेसीज। तो इनविजिबल मैन जिसको आप देख सकते हैं क्लास 10th में अगर बात करें, इनविजिबल मैन ग्रिफिन जो एक साइंटिस्ट हैं, तो वहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा, ग्रिफिन जो एक साइंटिस्ट हैं जो अपनी जो डिस्कवरी हैं, जो इन्वेंशंस हैं, उनका मिसयूज करते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट करके आपने सुना होगा। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मतलब क्या है, फुटप्रिंट्स पद चिन्ह बिना पैरों के, कहने का मतलब बिना पैरों के पद चिन्ह का मतलब है कहीं ना कहीं इनविजिबल, अपने आप को अदृश्य कर देते हैं। तो इनविजिबल मैन का ही वो पार्ट है, या बोल सकते हैं जो उसी का एक अंश टाइप का वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, स्टोरी का एक भाग वहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट करके आपने सुना होगा, जिसके नाम पे एक बुक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, रॉबर्ट ब्रिजेस वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन। रॉबर्ट ब्रिजेस को पोएट लॉरेट अपॉइंट किया जाता है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी 1913, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1913 में इनको क्या किया जाता है, इनको पोएट लॉरेट जो है घोषित किया जाता है, पोएट लॉरेट अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर
21 जो है, विच नोवेलिस्ट वाज नॉन फॉर द लिटरेरी बैड बॉय ऑफ विक्टोरियंस। तो कौन सा नोवेलिस्ट जो है उनको जाना जाता है लिटरेरी बैड बॉय ऑफ विक्टोरियंस के नाम से, तो ये हैं हमारे सैमुअल बटलर। ये सैमुअल बटलर हैं। और इंग्लिश लिटरेचर में अगर सैमुअल बटलर की बात करें, 2 सैमुअल बटलर हैं। और ये अगर सैमुअल बटलर जो हम बात कर रहे हैं तो ये जो यानी कि जिन्होंने सैटारिकल जो वर्क भी लिख रखे हैं, जैसे एरेहून, और इसके अलावा बात करें सेमी ऑटोबायोग्राफिकल इनका वर्क है दी वे ऑफ दी ऑल फ्लैश, दी वे ऑफ ऑल फ्लैश करके आपने सुना होगा। तो सैमुअल जो बटलर हैं ये दी वे ऑफ ऑल फ्लैश करके हैं, इनका जो वर्क है दी वे ऑफ ऑल फ्लैश। तो ये सैमुअल बटलर जो हैं इनके अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो 1835 से लेकर 1902 तक इनका रहा है। 1902 तक ये सैमुअल बटलर जो हैं 1835 में इनका जन्म होता है, 1902 में इनकी डेथ हो जाती है। एक सैमुअल बटलर और हैं जिन्होंने हुडीवरास करके लिखा था, हुडीवरास करके लिखा था, वो आपको वहाँ पे 17th सेंचुरी में देखने को मिलेगा उनके बारे में। उनके अगर लाइफ स्पेन की बात करें, उनका बैप्टाइज हो रखा था, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं नेमिंग सेरेमनी। तो 1612 से लेकर 1680 इनका लाइफ स्पेन रहा है। दूसरे सैमुअल बटलर की अगर बात करें जिन्होंने हुडीवरास करके उनका एक वर्क है, आपको पता होगा, और स्यूडोनिम उनका जो है सिलेरियस करके था उनका। तो 2 सैमुअल बटलर हैं, तो आपको याद रखना है, एक हुडीवरास वाले हैं, एक दी वे ऑफ ऑल फ्लैश या एरेहून करके है, इनका एक वर्क है एरेहून करके, EREWHON। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट रिकन्सिडर्ड। तो शेक्सपियर्स ऑथर रिकन्सिडर्ड जो वर्क है, कहने का मतलब है इसके ऑथर कौन है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 22। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सैमुअल बटलर हैं इसके ऑथर। और ये पब्लिश कब हो रखा है, 1899 में ये पब्लिश हो रखा है। कब पब्लिश हो रखा है, 1899 में। शेक्सपियर्स सोनेट्स रिकन्सिडर्ड करके जो है फर्स्ट वर्क। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। शॉ वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द नॉर्जियन ड्रामेटिस्ट। तो कौन से थे नॉर्जियन ड्रामेटिस्ट जिनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, तो इब्सन थे, ये हेनरी इब्सन करके आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास, हु रोड दी ऐसे क्विंटेसेंस ऑफ इब्जनिज्म। तो ये किसका वर्क है, ये भी GB शॉ का है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। ये भी आयरिश हैं, प्ले राइट हैं, और इनको नोबेल प्राइज़ मिल रखा है कब, 1925 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल रखा है। GB शॉ को 1923 में मिल रखा है W. ईट्स को। और अगर बात करें 1948 में मिल रखा है किसको, TS एलियट को। और 1932 में किसको मिला है, ये आपके लिए। इन विच प्ले डू वी कम अक्रॉस अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तो कौन से प्ले में हमें चॉकलेट क्रीम सोल्जर यानी कि देखने को मिलते हैं या इनके बारे में सुनने को मिलता है। 5th नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर जो हैं अगर बात करें तो आर्म्स एंड द मैन, और ये भी GB शॉ का वर्क है, आर्म्स एंड द मैन। और ये पब्लिश हो रखा है 1894 में। कब पब्लिश हो रखा है आर्म्स एंड द मैन, 1894 में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन विच प्ले डज शॉ प्रोपाउंड हिज फिलोसॉफी लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स थियरी जो है, तो इसके बारे में या इसको किस प्ले में, किस अपने वर्क में इन्होंने अप्लाई कर रखा है GB शॉ ने। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। मैन एंड सुपरमैन करके इनका एक वर्क है, इसमें ये थियरी हमें देखने को मिलती है। और ये 4 एक्ट प्ले है। ये कैसा प्ले है, 4 एक्ट प्ले है, ये 4 एक्ट प्ले है। और ये पब्लिश कब हो रखा है, अगर इसके रिटर्न की बात करें तो ये रिटर्न हो रखा है 1903 में, ये रिटर्न हो रखा है 1903 में, ये रिटर्न हो रखा है मैन एंड सुपरमैन। नेक्स्ट आर्म्स एंड द मैन बाय शॉ। तो क्या है, किस टाइप का वर्क है ये आर्म्स एंड द मैन जो शॉ का वर्क है, तो ये वर्क है एंटी रोमांटिक कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। विच प्ले बर्नार्ड शॉ डील्स विद पॉवर्टी एंड रिलीजियस हाइपोक्रेसी। तो कौन सा वर्क जो है इनकी पॉवर्टी और रिलीजियस हाइपोक्रेसी से जो है डील करता है, ये बताना है हमें। और तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेजर बारबरा करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बर्नार्ड शॉ गॉट द नोबेल प्राइज इन 25 यानी कि फॉर लिटरेचर के लिए इनको 1925 में नोबेल प्राइज़ मिला। किस वर्क के लिए मिला ये पूछा जा रहा है। तो सेंट जॉन के लिए इनको मिला था। किसके लिए मिला था? सेंट जॉन के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है द काउंटेस कैथलीन बाई W.B. ईट्स। काउंटेस कैथलीन जो W.B. ईट्स का एक वर्क है, तो ये क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में हमें बताना है काउंटेस कैथलीन के बारे में। और ये किस टाइप का वर्क है? ये पोइटिक प्ले है। ये है पोइटिक प्ले। W.B. ईट्स यानी कि विलियम बटलर ईट्स, जिनको स्लीगो पोएट भी कहा जाता है। 1923 में इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है। और 1995 में तीन अगर बात करें यहाँ पे, तीनों के बारे में मैं बता दूँ, 1925 और 1923, ये तीन के तीन आयरिश हैं। W.B. ईट्स, G.B. शॉ और सीमस हीनी, जिन्होंने बीओल्फ का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का क्वेश्चन है इट्स वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑक्सफोर्ड स्कॉलर। तो इस ऑक्सफोर्ड स्कॉलर के द्वारा ये जो है इन्फ्लुएंस थे ग्रेटली। तो कौन थे वो, उनके बारे में हमें बताना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वॉल्टर पैटर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वॉल्टर पैटर से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। द मेंबर्स ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट शेयर दियर मिस्टिकल सिंपैथीज। जो मेंबर्स थे एस्थेटिक मूवमेंट के, उन्होंने शेयर की अपनी मिस्टिकल सिंपैथीज थ्रू इट्स पब्लिक वॉइस, अपनी पब्लिक वॉइस के द्वारा, यानी कि कौन से बुक के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। येलो बुक थी ये, इसके माध्यम से इन्होंने अपनी मिस्टिकल जो है सिंपैथीज को शेयर किया था। और एस्थेटिक मूवमेंट की अगर बात करें तो 1890 के दशक की, अगर आपको पता है, लेट 19th सेंचुरी का एक मूवमेंट है ये। तो 1890 एस्थेटिक मूवमेंट की अगर बात करें तो ये थे 32 क्वेश्चंस जो कि हमने मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किए। आगे की वीडियो में हम जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं इस पीरियड के, उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ यहाँ पे लिटरेचर में कुछ सीखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है, कुछ हेल्पफुल आपको कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।